नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए समय मतदान हो रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से भी आ रही है और सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली दंगों से जुड़े उमर खालिद और शर्जील इमाम और बाकी अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी जमानत पर सुनवाई हो रही है। आपको ये पता ही है कि पिछले करीब 5.5 साल से ये लोग जेल में बंद हैं। इनकी जमानत की अर्जी अलग अलग कोर्टों से बार बार खारिज हो रही है, लेकिन आज एक बार फिर उस पर सुनवाई हो रही है और सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई अभी चल रही है। इसके अलावा सुनवाई होनी थी SIR को लेकर भी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो मतदाता सूची तैयार की गई है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए, उस पर भी सुनवाई होनी थी, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हो पाई है। क्यों नहीं हो पाई है वो भी हम बात करेंगे। तो पहले हम चर्चा करते हैं जो सुनवाई अभी हो रही है, यानी उमर खालिद, शर्जील इमाम और दिल्ली दंगों से जुड़े हुए जो दूसरे अभियुक्त थे सुप्रीम कोर्ट में, उनकी जमानत पर सुनवाई हो रही है। हालांकि आज दिल्ली पुलिस को अपनी दलीलें पेश करनी थी, लेकिन शायद दिल्ली पुलिस आज के बजाय सोमवार को अपनी दलीलें पेश करेगी। क्या कुछ जानकारी है? हमारे साथ हमारे वरिष्ठ साथी अमलेंदु उपाध्याय भी हैं और लगातार इस पर नजर रखे हुए हैं। अमलेंदु जी, अभी फिलहाल जो इस दिल्ली दंगों से जुड़े अभियुक्तों के मामले में जो सुनवाई चल रही है उसमें अभी क्या अपडेट है? अभी क्या कुछ हो रहा है? हाँ समीर जी, आज असल में तय ये हुआ था कि दिल्ली पुलिस आज अपना बहस करेगी और ASG राजू जो हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SB राजू, वो दिल्ली पुलिस की तरफ से अपनी दलीलें रखेंगे। लेकिन आज जब जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, पहले तो ये हुआ कि 2 बजे मामला आया लिस्ट पे, तो जैसे ही सुनवाई शुरू हुई तो वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा जो हैं वो दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी शादाब अहमद की तरफ से खड़े हुए और ये हुआ कि पहले वो अपनी बहस करेंगे, उसके बाद दिल्ली पुलिस अपनी दलीलें शुरू करेगी। लेकिन जस्टिस कुमार जो, मतलब जस्टिस अरविंद कुमार जो है, जिनकी बेंच है, ये जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजारिया की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। तो जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा कि पीठ आज जल्दी उठेगी और दिल्ली पुलिस सोमवार या मंगलवार को अपनी दलीलें शुरू करेगी, ये उन्होंने कहा। लूथरा जो इस पे खड़े हुए थे उन्होंने कहा कि ये जो है दिल्ली पुलिस जो है ये जवाब दाखिल नहीं कर रही है, ये मुझे पता है, अच्छे तरीके से समझा है, मतलब समझ में आ रहा है कि ये डिले करने के लिए अपना जवाब दाखिल नहीं कर रहे हैं। तो इस पर जस्टिस कुमार ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि भाई आपने जो दाखिल किया है क्या वह उनके लिए मान्य है, यानी दूसरों के लिए जो याचिकाकर्ता हैं उनके लिए मान्य है। तो इस पर सॉलिसिटर जनरल मेहता जो थे, तुषार मेहता, वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हाँ उनके लिए मान्य है। उसके बाद फिर जो सिद्धार्थ लूथरा हैं उन्होंने अपनी बात रखी। समीर जी बिल्कुल थे, उन लोगों ने अपनी दलीलें रखी थी और बताया था कि किस तरीके से उनके जो क्लाइंट है उनको जेल में रखा गया है। लंबे समय से 5.5 साल हो गए हैं, जमानत नहीं मिल रही है, जबकि उनका अपराध ऐसा नहीं है कि उनको जमानत ना मिले। तो दिल्ली पुलिस को बताना था कि उन्होंने क्या उन पर आरोप तय किए हैं, क्या आरोप लगाए हैं, अब तक क्या जांच की गई है, ये सारी चीजें आज के लिए तय थी। लेकिन दिल्ली पुलिस ने लगता है कि फिर समय मांग लिया है और इसीलिए बचाव पक्ष के जो वकील हैं, सिद्धार्थ लूथरा हैं, दूसरे वकील हैं, वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस जानबूझकर इसमें लेट लतीफी कर रही है। लेकिन अमलेंदु जी, ये बात तो तय है कि आखिर दिल्ली पुलिस कौन सी ऐसी जांच कर रही है कि वो अभी तक आरोप पत्र भी नहीं पेश कर पाई है और 5.5 साल होने को हैं, ये लोग बिना किसी अपराध के साबित हुए जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट बार बार ये दलील दे चुका है कि जमानत किसी का भी अधिकार है, उनको जबरन जेल में नहीं रखा जाना चाहिए, जेल अपवाद होना चाहिए। तो ये इन सारी चीज़ों को देखते हुए दिल्ली पुलिस के वकील या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SB राजू जो भी हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर थोड़ी सख्ती बरतनी चाहिए, क्योंकि ये मामला लगातार एक लिंगर ऑन होता चला जा रहा है, खिंचता ही चला जा रहा है। बिल्कुल समीर जी, लगातार खिंचता चला जा रहा है। और आपको याद होगा कि जब उमर खालिद की तरफ से बहस कर रहे थे कपिल सिब्बल, सीनियर एडवोकेट, तो उन्होंने बताया था कि किस तरीके से 55 तारीखों पर तो जज साहब छुट्टी पर चले गए और लगभग 2.5 दर्जन तारीखों पर कर्मचारी जो थे वो हड़ताल पर चले गए और लगभग 1 दर्जन तारीखों पर कोर्ट में स्टेशनरी नहीं थी जी। इस आधार पर भी सुनवाई खारिज हो गई, यानी 100 से ज्यादा सुनवाई जो थी वो इस आधार पर खारिज हो गई कि या तो जज साहब छुट्टी पर हैं, या कर्मचारी हड़ताल पर हैं, या स्टेशनरी नहीं है, या स्टेनो आज नहीं आया है। इस आधार पर सुनवाई खारिज हो गई।
ये है। और उसके बाद दिल्ली पुलिस कह रही है कि आप जो है वो ट्रायल में देरी कर रहे हैं, तो इसलिए आपको देरी का लाभ नहीं मिल सकता। ये उनकी तरफ से दलील दी गई थी। उसके बाद जितने भी लोगों की तरफ से दलील दी गई, चाहे वो शिफा रहमान की तरफ से दी गई हो, चाहे वो मीरान हैदर की तरफ से दी गई हो, चाहे वो गुलफिशा फातिमा की तरफ से दी गई हो, सब में यही दलील दी गई कि ये देरी दिल्ली पुलिस कर रही है और शायद सरकार का दबाव है, उसका कोई अपना इसमें राजनीतिक जो हित देख रही है, इसलिए इस तरीके से सप्लीमेंट्री चार्जशीट आ रही है। और चार्जशीट अभी तक इसमें पूरी तरीके से नहीं आई है। 3000 पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट आ चुकी है। बिल्कुल, यहाँ बार बार सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जा रही है, पेश की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई चार्जशीट यानी इन लोगों पर ट्रायल शुरू हो उसकी तैयारी भी अभी दिल्ली पुलिस नहीं कर पाई है। लेकिन जमानत नहीं मिल पा रही है अलग अलग कोर्ट में, या तो हालांकि ऐसा नहीं कि कोर्ट में सुनवाई हो रही है और खारिज हो रही है, खारिज भी हुई है दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी, लेकिन यहाँ तारीख पर तारीख का जो मुहावरा है वो बिल्कुल सही साबित होता दिखाई पड़ रहा है कि अलग अलग वजहों से एक के बाद दूसरी तारीख इसमें मिल जा रही है। और अब जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने पिछली सुनवाई में भी उनको अपनी दलीलें रखनी थी, नहीं रखी, अब आज फिर उनको रखनी थी, फिर नहीं रखी, सोमवार को रखेगी, अब सोमवार को भी पता नहीं रखेगी नहीं रखेगी, उनकी तैयारी हुई है या फिर कोई उसमें अड़ंगा लग जाता है। तो ये इस तरीके से कैसे ये मामला इतना लंबा खिंचता चला गया है ये साबित हो रहा है। जबकि जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का ही कहना है कि किसी को अगर जांच एजेंसी उसके खिलाफ चार्जशीट नहीं दाखिल कर पा रही है तो फिर उसको जमानत मिलनी चाहिए। यह गलती तो जांच एजेंसी की है, यानी यहां इस मामले में दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, उसकी गलती है, तो उसकी गलतियों की सजा निर्दोष लोगों को क्यों मिले? निर्दोष हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब तक किसी के ऊपर कोई अपराध साबित नहीं होता है तब तक वो निर्दोष ही माना जाता है कानून की भाषा में। दूसरी बात यह है कि जो बचाव पक्ष की ओर से, इन लोगों की ओर से उमर खालिद, गुलफिशा और शर्जील इमाम की तरफ से जो दलीलें दी गई, इन पर यूएपीए कानून लगा हुआ है, यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, या कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने पर जो धाराएं लगती हैं। और इनके बचाव पक्ष के वकीलों का कहना है कि कहीं ये धाराएं स्टैंड ही नहीं करती हैं कहीं से भी जो धाराएं इनके ऊपर लगाई गई हैं। तो अब आखिर इतनी गंभीर धाराएं और अपराध उनका ऐसा नहीं है, और अपराध ऐसा है तो फिर दिल्ली पुलिस उसको बता क्यों नहीं रही है कोर्ट को कि इस अपराध में हमने लगाई हैं। इन सब के बीच 5.5 साल होने को हैं और ये लोग जेल में बंद हैं, जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो पा रही है और इनको जमानत नहीं मिल पा रही है। अमलेंदु जी, और क्या अपडेट है? कुछ अगर और दलीलें आई हो? हाँ, इस पर और दलीलें आई हैं। हाँ, बचाव पक्ष से और जस्टिस सीनियर एडवोकेट लूथरा जो हैं वो खड़े हुए हैं शादाब अहमद की तरफ से, और उन्होंने कहा कि 2 तरीके की दलीलें हैं, एक तो देरी के आधार पर, दूसरी गुणदोष के आधार पर। उन्होंने बताया कि आरोपी संख्या 9 यानी शादाब अहमद को 20 मई 2020 को गिरफ्तार किया गया, जब वह FIR संख्या 60/2020 के तहत हिरासत में था। इसमें उसे 3 सितंबर 2021 को जमानत मिली और FIR संख्या 136 में उसे 21 दिसंबर को जमानत मिली। FIR 60 पुलिस अधिकारी रतनलाल की जान जाने से संबंधित घटना है, और उन्होंने कहा कि मैं एक पैरा दिखाऊंगा जिसका हाई कोर्ट ने उल्लेख नहीं किया है, और दूसरी FIR 136 मारुति शोरूम से संबंधित है और ये एक बड़ी साजिश से संबंधित है। और उन्होंने कहा कि वो अभियुक्त जो है वो 27 वर्ष का है और 2016 से NDS एंटरप्राइजेज जगतपुरी में सुपरवाइजर के रूप में कार्यरत है। ये उन्होंने सिद्धार्थ लूथरा ने अपनी तरफ से बताया कि जो शादाब अहमद है जिसकी तरफ से वो खड़े हुए हैं उसका केस किस तरीके से और किस तरीके से उसको जो पहली FIR में उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद 2 FIR और दर्ज कर ली गई और तीनों उन FIR में उसको जमानत मिल चुकी है, और ये जिस केस में है इसमें उसको जमानत चाहिए है, ये उन्होंने बताया है समीर जी। जी बिल्कुल। और इसमें अमलेंदु जी जो उमर खालिद का मामला है, अभी जो पिछले सुनवाई पर जो दलीलें दी गई थी उनकी तरफ से वकीलों ने वो कहा कि 700 इस मामले में दिल्ली दंगों से संबंधित 751 FIR दर्ज है, उनमें से केवल एक FIR में उमर खालिद का नाम है। इसके अलावा उसमें जिस तमाम और लोगों के खिलाफ उन FIRs में नाम है, उनमें से कई लोगों को जो इसी अपराध में जेल में बंद हैं उन लोगों को जमानत मिल गई है। आखिर इनको क्यों नहीं मिल पा रही है? ये वही सबूत, वही आधार, वही सारी चीज़ें और वही कानूनी धाराएं उनके खिलाफ भी है। जबकि उमर खालिद की तरफ से जो दलील दी जा रही है कि जब दिल्ली दंगों की घटना हो रही है उस समय वो दिल्ली में मौजूद ही नहीं थे, जबकि जिन लोगों को जमानत मिली है, जो जमानत पर छूट चुके हैं,
उन पर वो लोग उस समय दिल्ली में थे भी। तो ये बहुत बहुत सारी चीज़ें, अब दिल्ली पुलिस जब अपनी दलील पेश करेगी तो ये चीज़ें सामने आएंगी कि आखिर यहाँ कौन सी चीज़ें ऐसी दिखाई पड़ रही हैं जिनके आधार पर वो इन लोगों के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल समीर जी। और सिद्धार्थ लूथरा जो सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने बताया कि मेरा नाम, यानी उनके अभियुक्त का जिसकी तरफ से वकील है वो शादाब अहमद, उनका नाम 7 नवंबर को चार्जशीट में दर्ज किया गया था। पहली अनुपूरक ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट 22 नवंबर 2022 को, दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट 23 फरवरी 2021 को, और आखिरी चार्जशीट 22 मार्च 2024 को आई। और उनका कि मुझे दूसरी अनुपूरक चार्जशीट में भेजा गया है। 12,000 दस्तावेज हैं। धारा 196 के तहत कोई मंजूरी नहीं है और धारा 195 के तहत कोई शिकायत दर्ज नहीं है और उन्हें जमानत दे दी गई। इस मामले में सीबीआई ने अपना बयान गलत साबित किया और वे 2 गवाहों रेडियम और सोडियम के साथ आए। तो जस्टिस कुमार ने पूछा कि क्या ये संरक्षित गवाह हैं। इस पर लूथरा ने कहा कि जब मैंने केस डायरी देखी तो मुझे आश्चर्य हुआ। मुझे पता चला कि कोई पुस्तक संख्या, खंड संख्या और एक पृष्ठ संख्या गायब है। मैं अंग्रेजी अनुवाद पढ़ूंगा, मैं दिल्ली उच्च न्यायालय के नियम दूंगा। कृपया सीआरपीसी की धारा 172A के देखें, जो 161 के तहत दर्ज गवाहों के बयान हैं, गवाहों की गवाही के आलोक में देखें। ये सिद्धार्थ लूथरा ने कहा। जी बिल्कुल। तो ये सिद्धार्थ लूथरा जो कि अभियुक्तों की तरफ से वहां पर पेश हो रहे हैं और उनकी ओर से दलीलें दी जा रही हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो आज दलीलें दी जानी थी वो दिल्ली पुलिस की ओर से कि आखिर दिल्ली पुलिस को क्या लग रहा है, क्यों इनको अब तक वो जेल में रखे हुए हैं, कौन सी ऐसी पूछताछ करना चाहती है और अब तक उसने क्या किया है, कौन से आरोप जो हैं वो फ्रेम किए हैं जिनके आधार पर वो इनको यूएपीए के तहत इनके पर केस चलाना चाहती है। तो अभी कोई आरोप पत्र नहीं दाखिल किया गया है, लेकिन दिल्ली पुलिस आरोपों को कोर्ट के सामने रखने से भी बच रही है, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ये साफ, अमलेंदु जी, कोर्ट को कितना साफ दिखाई पड़ रहा है? कोर्ट दिल्ली पुलिस पर यह दबाव क्यों नहीं बनाती कि आखिर आप इस मामले को कब तक खींचते रहेंगे? आपके पास इस तरह से कब तक आपको समय नहीं मिलेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट को, अभियुक्तों के जो वकील हैं और उनको, इन सारे लोगों को समय है? और समय से बड़ी बात ये कि यहाँ पर कानून का किस तरह से मखौल उड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की उन जो हिदायतें हैं, आदेश हैं, उनका कितना मखौल उड़ रहा है कि जमानत अधिकार है और जेल जो है वो अपवाद है। हाँ बिल्कुल समझिए, जेल अपवाद है और जमानत अधिकार है, इसका तो मखौल खौफ बोल ही रहा है। हालांकि जस्टिस अरविंद कुमार ने पिछली तारीख पे दिल्ली पुलिस को बहुत टाइट किया था। जी हाँ। और एसजी राजू से कहा था कि आप चाहे कहीं भी रहिए, लेकिन आप अपने सहायकों को कहिए कि वो समय पर उपस्थित हो। ये उन्होंने बहुत सख्ती के साथ कहा था, लेकिन इस सख्ती का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। जी हाँ, दिखाई नहीं दे रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहता है, जब तक कि वो उसका आदेश जो है वो फलीभूत होता हुआ दिखाई नहीं पड़े, तब तक इस पर चर्चा होती रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त हुआ। लेकिन सवाल ये कि उस सख्ती का दिल्ली पुलिस पर क्या असर हुआ, वो देखने को नहीं आया। इस पर उन्होंने आगे कहा कि आरोपों पर बहस हो चुकी है, मतलब ये सिद्धार्थ लूथरा जी ने कहा कि और मुझे 2 दिन का समय दिया गया था। इस संदर्भ में हमें गुरविंदर सिंह मामले में दिए गए उस फैसले का लाभ मिल रहा है जिसमें कहा गया था कि जमानत नहीं दी जानी चाहिए। यूएपीए मामलों में जमानत आमतौर पर नजीब के फैसले के बाद आती है और गुरविंदर मामले में फैसला 2024 का है। अभियोजक के तौर पर मैं गुरविंदर का पर्याप्त उपयोग करता हूं और यह यहां मेरे काम आएगा। मेरे स्वामी जमानत पर विचार कर रहे थे और उसके बाद कृपया 45 पर आए। इस पर एसजी राजू जो है वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि कृपया बाद वाला भाग भी पढ़ें, यानी पहला 45 नहीं, बाद वाला भाग भी पढ़ें। तो सीनियर एडवोकेट लूथरा ने कहा कि जरूर पढ़ूंगा, मैंने आपसे सीखा है 20 साल पहले मैं अपने सीनियर की मदद किया करता था। यानी एक तरीके से तंज कसा उन्होंने सिद्धार्थ लूथरा ने एसजी राजू के ऊपर, और ये बताया कि 20 साल पहले से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और 20 साल पहले मैं अपने सीनियर की मदद किया करता था। तो कृपया मुझको ये ज्ञान ना दीजिए, मुझे क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके ये अभी चल रहा है वो क्या और आगे दलीलें पेश की जाती हैं। लेकिन आज एक और अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी थी, पिछली 4 तारीख को भी नहीं हो पाई, 4 को ही होनी थी। ये है एसआईआर से जुड़ा मामला। अमलेंदु जी, एसआईआर वाले मामले में क्या हुआ? आज फिर सुप्रीम कोर्ट में वो मामला नहीं आ पाया है, लिस्टिंग उसकी नहीं हुई, या फिर क्या हुआ? क्योंकि 4 तारीख को ही उस पर सुनवाई होनी थी, नहीं हो पाई थी।
हाँ बिल्कुल समीर जी, जब पिछले फ्राइडे को इस पर सुनवाई हो रही थी तो उसमें जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि इस मामले को हम सुनेंगे मंगलवार को जी, और मंगलवार को, और ये कहा था कि चूंकि उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है तो मुझको बताया गया है कि मंगलवार को 2 बजे तक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है वो हो जाएगी और फिर उसके बाद ही मंगलवार को या फिर हम बृहस्पतिवार को सुनेंगे। इस पर जो राकेश द्विवेदी सीनियर एडवोकेट हैं जो चुनाव आयोग की तरफ से थे, उन्होंने कहा कि मैं बृहस्पतिवार को शहर में नहीं हूँ। जब उन्होंने कहा कि मैं शहर में बृहस्पतिवार को नहीं हूं तो फिर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ठीक है, तो हम मंगलवार को देखते हैं कि हमको इस पर कितना समय मिलता है बात करने के लिए। यानी अगर मंगलवार को बात नहीं होती तो बात बृहस्पतिवार को होनी थी। मंगलवार को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है वो 3:45 बजे के आसपास तक चली समीर जी, तो इसलिए जाहिर सी बात है जब 3:45 बजे तक अगर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच चल रही है तो उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होनी थी। जाहिर सी बात है कि इतना लंबा बातें सुनना और फिर बहस करना तो ये संभव नहीं है कि कोई जज जो है सुबह 10 बजे से बैठकर जो है 10:30 बजे से और 3:45 बजे तक एक मामले की सुनवाई कर उसके बाद फिर दूसरे मामले पे आ जाए, तो वो मंगलवार को सुनवाई नहीं हो पाई, जाहिर सी बात है। लेकिन वो सुनवाई आज होनी चाहिए थी। राकेश द्विवेदी साहब मौजूद हो या ना हो, वो मौजूद नहीं, हाँ, उनकी गैर मौजूदगी से सुनवाई लगातार टलती नहीं, हाँ लगातार टलती नहीं चाहिए। और दूसरी बात महत्वपूर्ण ये थी समीर जी कि अगर 4 तारीख को भी इस पर सुनवाई होनी थी तो आज 6 तारीख को पहला चुनाव का मतदान का पहला दिन है, और ये है ही इस मामले पे कि ये जो चुनाव जिस मतदाता सूची के आधार पर किया जा रहा है, ये मतदाता सूची बनाने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है। बहस इसी पर होनी थी। यानी बिहार में जो एसआईआर हुआ उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, उसकी संवैधानिकता पर बहस होनी थी, और ये कहा गया था चुनाव आयोग से कि आप अपना हलफनामा इस पर आप दाखिल कर दें, और आप सादा भी दाखिल कर सकते हैं, आपको उसको हलफनामे की आवश्यकता नहीं, आप अपना जवाब इस पर दाखिल कर दीजिए कि आप किस कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के आधार पर इसको कर रहे हैं और फिर इस पर हम बात करेंगे। लेकिन वो क्या आया अभी हमको जानकारी नहीं है, क्या आया क्या नहीं आया। लेकिन आज इस पर जो बहस होनी चाहिए थी समीर जी, वो मामला फिर नहीं आ पाया। और हो सकता है समीर जी कि चुनाव आयोग बातें सुने, सुप्रीम कोर्ट बातें सुने, चुनाव आयोग की दलीलें आए, उसके बाद याचिकाकर्ताओं की दलीलें आए, और अगर मामला ये बनता है कि सुप्रीम कोर्ट कहे कि चुनाव आयोग को एसआईआर कराने का अधिकार नहीं है, तो फिर एक संवैधानिक प्रश्न, एक कानूनी प्रश्न उपस्थित होगा कि बिहार का चुनाव जिस मतदाता सूची पर हो चुका, अब तो आज का तो हो ही जाएगा, और तो हो चुका 5 दिन बाद दूसरे चरण का भी मतदान खत्म, तो क्या ये खत्म, ये रद्द हो जाएगा चुनाव? अब ये सवाल उठ रहे हैं, और इसके लिए समीर जी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की भी जिम्मेदारी बनती है कि जब मामला 10 जुलाई को पहुंच चुका था सुप्रीम कोर्ट में, तारीख पे तारीख क्यों लगती रही, इतना लंबा समय क्यों दिया जाता रहा? सवाल ये था कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पर बात होनी है, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पर इस पर बात क्यों नहीं हुई, इस पर बहस क्यों नहीं हुई? बहस इस पर ही होती रही कि आधार कार्ड लिया जाए कि नहीं लिया जाए, और उस आधार कार्ड को लेकर भी चुनाव आयोग ने लगातार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की बेहुरमती की, उसकी अवमानना की, और सुप्रीम कोर्ट खामोशी के साथ उस अवमानना को देखता रहा। और ये भी देखिए अमलेंदु जी कि इस दौरान वो एसआईआर से जुड़ी अपनी तब पूरी प्रक्रिया बहुत अधूरी थी, उसके बाद इस दौरान ही वो इस पूरी प्रक्रिया को पूरी करता रहा। उसने ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दी और उसके बाद फाइनल लिस्ट जारी कर दी, और यही नहीं, फिर चुनाव की घोषणा कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट को यह सोचना चाहिए कि जब चुनाव, उसी मतदाता सूची उसका वो बनाने का अधिकार उसको है नहीं, यानी एसआईआर का अधिकार है या नहीं, मामला ये चल रहा है, सवाल इस पर उठ रहे हैं, तो आप इतना सब उसको अगर करने दे रहे हैं तो फिर इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में लटकाए रखने का फायदा क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या ये हो पाएगा कि अगर एसआईआर मान लीजिए रद्द कर देता है, तो क्या जो बिहार में विधानसभा चुनाव हो चुके होंगे क्या उसको रद्द कर देगा? क्योंकि अगर वो मतदाता सूची नल एंड वॉइड है, वो बेकार है, तो उसके जरिए चुनी हुई सरकार फिर कैसे रहेगी? तो अगर वहां तक ये मामला पहुंच सकता है तो सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा इसको प्रायोरिटी में लेकर जल्दी ही इसको कर लेना चाहिए था। क्या लगता है आपको? बिल्कुल समीर जी, इसको प्रायोरिटी पे लेकर करना चाहिए था। और जैसी की बात है कि याचिकाकर्ता जो थे वो लगातार यही बात कह रहे थे जी हाँ, कि भाई ये इसमें समय जो है ज्यादा जाया जा रहा है, इनको ये करने का अधिकार नहीं है। सीधी बात यही की गई थी कि इनकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, और वृंदा ग्रोवर ने तो शुरू में ही कहा था समीर जी कि चुनाव आयोग संसद की शक्तियों का अपहरण कर रहा है। नियम बनाने का अधिकार संसद को है, चुनाव आयोग को नहीं है। और चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से नियम बना दिए कि 11 दस्तावेज चाहिए है और कौन सा दस्तावेज नहीं चाहिए। ये नियम बनाने का अधिकार संसद को है, तो ये
संसद की शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है। दूसरा, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 1960 है, उसके तहत साफ तौर पे यह है कि चुनाव आयोग मतदाता सूची नई नहीं बना सकता, मतदाता सूची का अद्यतन कर सकता है, और एसआईआर के जरिए नई मतदाता सूची बनाई जा रही है। दूसरा एक प्रश्न यह था कि चुनाव आयोग नागरिकता जांचने वाला संगठन नहीं है जी, वो संस्था नहीं है कि नागरिकता जांचे। और जब पहली तारीख को ही जब ये अवकाशकालीन खंडपीठ थी जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉय माल्या बागची की, जस्टिस सुधांशु धूलिया ने साफ कहा था कि ये काम आपका नहीं है, ये काम गृह मंत्रालय का, वो देखेगा कि कौन नागरिक है कौन नागरिक नहीं है। लेकिन गृह मंत्री तो हमारे खुद गृह मंत्रालय को गालियां देते फिर रहे हैं कि घुसपैठिए घुसाए हो, गृह मंत्री नाकारा है, ये कह रहे हैं हमारे गृह मंत्री। बहरहाल वो उनका मसला है क्या है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी। तो यहां तो सवाल यही है कि आप किस तरीके से नागरिकता काट सकते हैं। दूसरा समीर जी, उस पूरे मामले में लाल बाबू हुसैन मामले का बार बार जिक्र आया था, और लाल बाबू हुसैन का मामला जो है वो 3 जजों की खंडपीठ है, उसका आदेश है कि अगर एक बार किसी व्यक्ति का नाम आ गया है मतदाता सूची में तो चुनाव आयोग बिना किसी वैध अधिकार के उसका नाम नहीं काट सकता, और जो भी व्यक्ति उस पर आपत्ति दर्ज करेगा उसको ये सबूत पेश करने होंगे कि ये इस व्यक्ति का नाम गलत तरीके से मतदाता सूची में आ गया है। ये साबित करना कि वो भारत का नागरिक है ये मतदाता का काम नहीं है, ये साबित करना जो उसका वोट कटवारा है उसका काम है, या चुनाव आयोग का काम है कि वो ये सबूत पेश करे कि वो नागरिक नहीं है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर लाल बाबू हुसैन मामले में 3 जजों की खंडपीठ का फैसला आ चुका है, तो 2 जजों की खंडपीठ क्या लाल बाबू हुसैन मामले को निरस्त कर सकती है? नहीं कर सकती। इसका जवाब यह है कि 5 जजों की खंडपीठ इसको कर सकती है। तो इसलिए समीर जी जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि अगर लाल बाबू हुसैन का मामला नजरों में है तो फिर ये 2 जजों की खंडपीठ इस एसआईआर को पास नहीं कर सकती, उसको रद्द करना ही पड़ेगा, क्योंकि 3 जजों की खंडपीठ लाल बाबू हुसैन मामले में ये निर्णय दे चुकी है। तो इसलिए संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि ये एसआईआर रद्द हो सकता है। इस पर अगर चुनाव हो जाता है तो उसकी क्या स्थिति होगी, ये बात का मसला रहेगा। जी बिल्कुल। और ये लाल बाबू हुसैन का जो मामला आप बता रहे हैं, लगातार ये चर्चा में रहा जब इसको लेकर बहस हो रही थी, और एसआईआर को लेकर तमाम जो याचिकाकर्ता हैं उनके वकीलों ने की और कई याचिकाकर्ताओं ने खुद बहस की। योगेंद्र यादव याचिकाकर्ता भी हैं और उन्होंने तमाम दलीलें दी और उन्होंने बताया कि किस तरीके से एसआईआर के जरिए पूरा एसआईआर कराने का संवैधानिक अधिकार चुनाव आयोग के पास है या नहीं, ये तो मसला है ही बहुत बड़ा। वो तो उसको चुनौती दी ही गई है, इस प्रक्रिया को भी चुनौती दी गई है। दूसरे ये लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसको किस तरीके से तहस नहस कर रहा है, ये दलीलें भी वहां पर दी गई। और इनके बावजूद अगर अब तक इसकी भी सुनवाई लगातार अगर टल रही है तो बड़ी हैरानी की बात है। अब आज पहले चरण के मतदान हो रहे हैं बिहार में, 11 तारीख को दूसरे चरण का मतदान है, 14 नवंबर को रिजल्ट आ जाएंगे। क्या पता कि उसके बाद तक ये सुनवाई चलती रहे। और सुनवाई किस पर हो रही है, कई बार सुन के बड़ी हंसी भी आती है। सुनवाई इस पर हो रही है कि एसआईआर कराने का अधिकार चुनाव आयोग को है या नहीं है, उसके पास ये संवैधानिक अधिकार है या नहीं है। और उसी एसआईआर के जरिए चुनाव आयोग ने नई मतदाता सूची तैयार कर ली है, जिस मतदाता सूची के आधार पर आज वोट डाले जा रहे हैं और 11 तारीख को भी वोट डाले जाएंगे। बिल्कुल समीर जी, और इसके अलावा 12 अन्य राज्यों में भी कर दिया है। हाँ, ये भी है कि इसी बीच में 12 अन्य राज्यों में भी, मतलब चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को धता बता रहा है कि आप क्या कर लेंगे। ये सीधे सीधे अगर देखा जाए तो, क्योंकि एक तो वो पहले बिहार में ही उसको इस चुनावी प्रक्रिया को शुरू नहीं करना था, मामला अगर लंबित है, यहां पर सब जुडिस है। दूसरे यहां पर तो उसने घोषणा कर ही दी, घोषणा ये भी कर दी कि ये पूरे देश में हम लागू कर रहे हैं 12 राज्यों के लिए। तो ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, और क्या उसको चुनाव आयोग पर इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, मना नहीं करना चाहिए, कोई नोटिस नहीं देना चाहिए। सुनवाई होगी तो निश्चित तौर पर ये मामले आएंगे, लेकिन सुनवाई भी नहीं हो रही है। हाँ बिल्कुल समझिए, सुनवाई भी नहीं हो रही है, और सुनवाई हो तभी ये मामले आए। और पहली बात तो ये कि बिहार ऐसा है, जबकि जस्टिस सूर्यकांत ने ये भी कहा था कि हमें अगर कोई गड़बड़ी मिलती है तो हम पूरी की पूरी प्रक्रिया रद्द कर देंगे। एक भी स्तर पर अगर कोई गड़बड़ी है, और अगर एक भी स्तर पर होती है तो फिर ये सिर्फ बिहार के लिए नहीं होगा, पूरे देश के लिए लागू होगा, ये तक कह दिया था। और गड़बड़ियां किस तरीके से ये सामने आ रही हैं समीर जी,
कांग्रेस कल राहुल गांधी ने सामने लाकर पेश कर दिए लोग कि जिनके नाम काट दिए गए इस बिहार SIR में। ये आ गया कि वो जिंदा हैं और किस तरीके से नाम काट दिए गए। ये आ रहा है कि जिस गांव को के लोगों को लाकर खड़ा किया था राहुल गांधी ने, अकेले उसी गांव में 170 लोगों के नाम काट दिए गए जो कि जीवित हैं, मृत बताकर काट दिए गए। तो इसी को लेकर सवाल थे कि आखिर चुनाव आयोग कर क्या रहा है, ये किस तरीके की शुद्ध मतदाता सूची है। इस बीच समीर जी आगे भी बहस चल रही है। शादाब अहमद की तरफ से जो सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा खड़े हुए हैं, उन्होंने ये बताया कि मुद्दा यह है कि हम आरोपों पर विचार के चरण में हैं, इसलिए गुरविंदर सिद्धांत लागू नहीं होगा। ASG राजू ने कहा कि कृपया पैरा 46 पढ़ें। लूथरा ने कहा कि 22 गवाह हैं, आतंकवाद का वित्त पोषण यहाँ ऐसी नहीं है, गवाह संरक्षित हैं। मैंने घटनाओं और आरोपों को एक साथ रखा है। और फिर उन्होंने उसे पढ़ के सुनाया। उन्होंने कहा कि लेन देन के कई हिस्से, कई चरण हैं। पहले चरण में अभियुक्त की कोई भूमिका नहीं बताई गई है। फिर मुद्दा यह है कि मृतक और मारुति शोरूम वहीं घटना घटी। जस्टिस कुमार ने कहा कि जमानत कहाँ दी गई। लूथरा ने कहा कि इसे छोड़कर बाकी सभी में जमानत दे दी गई। फिर उन्होंने जमानत देने के आदेश पढ़े। उन्होंने कहा कि मैंने एसोसिएशन का मुद्दा उठाना शुरू किया और जांच एजेंसी चौथी चार्जशीट लेकर आ गई। रेडियम और सोडियम नाम के संरक्षित गवाह पेश किए। ये कहा तो मिलॉर्ड 13 दिसंबर को देखेंगे कि मैं वहां नहीं हूं। पहली बार मेरा जिक्र 15 और 16 जनवरी के संदर्भ में है। विरोध स्थल की एक तस्वीर है और स्थानीय नेता शादाब अहमद जो DPSG हैं वो वहाँ हैं। तो जस्टिस लूथरा ने पूछा कि ये DPSG क्या है, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस सॉलिडरिटी ग्रुप। फिर वो चार्जशीट पढ़ते हैं, उनका कि उनके अनुसार मैं DPSG का हिस्सा हूँ, शादाब हैं, लेकिन मैं JCC के शादाब नहीं है, शादाब है, मैं नहीं हूं। 23 जनवरी को शादाब अहमद आए थे, काफी बातचीत हुई, लेकिन मैं उस बातचीत में नहीं था। यानी कोई और शादाब थे और पकड़ के बंद कर दिया गया इन शादाब को। ये मसला है, तमीज ये बताया गया। और फिर कहा कि विरोध प्रदर्शनों चक्का जाम के आरोपों के बारे में पढ़ा। तो जस्टिस कुमार ने पूछा इस पे कि आप इसे चक्का जाम क्यों कहते हैं। तो उन्होंने सिद्धार्थ लूथरा ने बताया कि दिल्ली में एक बहुत ही आम बात है जो पहले हुआ करती थी। और समीर जी, आंदोलनों में तमाम लोग रहते हैं, तो आंदोलनों के दौरान चक्का जाम एक साधारण घटना होती है। अभी मोदी जी की माता जी को जो कथित तौर पर गाली दे दी गई थी, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में 12 बजे तक बिहार बंद जो बुलाया था, उसमें भी जगह जगह चक्का जाम किए गए थे। जी हाँ। तो वहां भी देशद्रोह के मुकदमे कायम हो जाएंगे। विरोध प्रदर्शन का एक तरीका है राजनीतिक, तो वो कोई हिंसा नहीं हो रही है, तो उस विरोध प्रदर्शन को तो संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं। देश की जनता को, देश के नागरिकों को, लोगों को मिला है, उसका प्रयोग किया जाता है। अब उस संवैधानिक अधिकार को ही करने के, ये मामला भी पिछली सुनवाई में अमलेंदु जी बचाव पक्ष के जो वकील हैं उन लोगों ने उठाया था कि क्या लोगों को जो गांधीवादी तरीके से विरोध प्रदर्शन का भी अधिकार नहीं है, इसकी एक सीमा तय कर दी जाए। ये बात पिछली सुनवाई में हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, ये बात हुई थी पिछली सुनवाई में कि भाई इनको आप कह दीजिए फिर लोकतंत्र नहीं है, लोगों के मौलिक अधिकार नहीं है। और ये बात भी आई थी कि अधिकार है, ये बात भी आई थी समीर। तो ये भाई कानून अगर बना हुआ है, निश्चित तौर पर वो कानून बनता इसीलिए है कि लागू किया जाएगा। लागू करेंगे तो आपको मानना पड़ेगा। आप अगर उसका उल्लंघन करेंगे तो उस कानून के तहत जो सजा है वो सजा दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस कानून का विरोध न करें। उससे आपको असहमति है तो आप उससे असहमति न दर्ज कराएं। ये नहीं होता, ये अधिकार है, ये लोगों को विरोध करने का अधिकार है। और यहां तक कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले होते हैं, चाहे वो संसद का कानून हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के फैसले हो, किसी भी चीज से लोगों को असहमति का अधिकार है। असहमति के अधिकार को कहीं भी बाधित नहीं किया जा सकता और किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकता है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और इस स्वतंत्रता को लेकर यहां लंबी लड़ाई लड़ी है, तब जाकर यह कहीं संविधान में इसको शामिल किया गया है। और देश की आजादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद लोग इसका, देश के नागरिक होने के नाते लोग इसका उपभोग कर रहे हैं, उसको आप नहीं छीन सकते हैं। तो ये सारी बातें, ये दलीलें दी जा रही हैं इस सुनवाई में लगातार। लेकिन 5.5 साल से, इन सब के बावजूद 5.5 साल से उन आरोपों में जेल में रखा गया है इन लोगों को, जिनके मुकदमे चल रहे हैं, जिनकी जमानत पर सुनवाई हो रही है, जिसको उनके वकीलों का कहना है कि ये उन पर लागू होता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल समझ लीजिए, उनका लागू होता ही नहीं। और फिर सीनियर एडवोकेट लूथरा ने आगे भी अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि उन्होंने CDR के डिजिटल रिकॉर्ड ले लिए हैं और उन्हें पलट दिया है। पुलिस कांस्टेबल रतनलाल की हत्या का आरोपी शादाब अहमद उस बैठक में मौजूद था। मैं जमानत पर हूं, जो आरोपी है वो उसमें मौजूद था। देवांगना कलता नियमित आगंतुक हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियोजन की मंजूरी और शिकायत लंबित है, इसलिए डिफॉल्ट जमानत है।
महामहिम मुझसे पूछिए कि ये डीपीएसजी क्या है। दूसरा, शादाब जामिया समन्वय समिति का सदस्य था। सीडीआर के अनुसार वह सज्जन घटना वाले दिन वजीराबाद में थे जी, दूसरे वाले शादाब साहब जो हैं। हाँ, लेकिन हत्या के मामले में हाईकोर्ट ने पाया कि मैं जगतपुरी में था। इसके बाद प्रविष्टियां हैं कि वे मोटे तौर पर चांदबाग इलाके में हैं और यमुना विहार इलाका है जो घटनास्थल से बहुत दूर है। फिर उन्होंने कहा कि दूसरी अंतिम प्रविष्टियां हैं। तो जस्टिस कुमार ने पूछा, अरविंद कुमार ने, कि क्या यह उसके फोन से की गई कॉल है। लूथरा ने कहा कि रिवर्स मैपिंग है लेकिन ये सीबीडी से मेल नहीं खाती है। तो जस्टिस कुमार ने कहा कि यह सबूतों का मामला है। तो इस पर लूथरा ने कहा कि यदि उन्होंने अपने बयान के आधार पर रिवर्स मैपिंग की है तो क्या मैं उसे चुनौती देने का हकदार नहीं हूं। ये सिर्फ निजी और व्यक्तिगत संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। यदि यह रतन की हत्या और मारुति और शोरूम को जलाने से संबंधित है तो मैं उन मामलों में जमानत पर हूं, तो मुझे इस मामले में काहे को फंसाया गया है। बिल्कुल, ये सीधी सी बात कही गई है सीनियर एडवोकेट लूथरा की तरफ से, जो कि शादाब अहमद की तरफ से पेश हो रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये लगातार इनकी तरफ से ये दलीलें दी जा रही हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस अभी भी अपनी दलीलें तैयार नहीं कर पाई है और उसको अभी भी समय चाहिए। अब वो सोमवार को अपनी बात रखेगी, पर ये जो लगातार ये सुनवाई एक तरीके से टल रही है, जमानत पर सुनवाई, केवल जमानत उनको दी जानी है, उस पर नहीं फैसला हो पा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में भी कई तारीखें लग चुकी हैं। अब यही है कि अब ये तारीख पर तारीख का जो मुहावरा है कोर्ट पर लागू होता है, वो यहाँ भी साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से यहाँ लागू हो रहा है। अब जब आज की जो भी दलीलें हम लेंदु जी ये बचाव पक्ष की, ये तो लगातार दी जा रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सब के बावजूद दिल्ली पुलिस इतना बड़ा आरोप कैसे लगा रही है कि उनके खिलाफ यूएपीए की धारा वो लागू हो जाएगी, यानी आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की धारा, ये वो बताना ही नहीं चाह रही है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल 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 समीर जी, ये बताना ही नहीं चाह रही है कि किस तरीके से यूएपीए पे लागू होता है, यूएपीए क्यों लगाया जा रहा है, ये अभी तक जो है सामने नहीं आया है समीर जी। साफ तौर पर ये समझा जा सकता है। जी बिल्कुल, तो साफ तौर पर यह समझा जा सकता है और इसमें लगातार उनकी दलीलें आ रही हैं बचाव पक्ष की तरफ से, यानी जो शर्जील इमाम है, उमर खालिद है, गुलफिशा फातिमा है, मीरान हैदर हैं, और इन सभी लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनके जो क्लाइंट हैं, जिनके लिए वो अपनी दलीलें रख रहे हैं, वो उनका ऐसा अपराध नहीं है कि उन पर जो धाराएं लगाई गई हैं वो कहीं पर स्टैंड करें। लेकिन दिल्ली पुलिस इस बात को बताने के लिए, यानी इसका विरोध करने के लिए वो नहीं आ रही है सुप्रीम कोर्ट के सामने, और वो एक के बाद एक कोई ना कोई बहाना बनाते हुए वो लगातार एक डेट के बाद दूसरी डेट लेने की कोशिश कर रही है और ये सुनवाई टलती ही चली जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली 2020 में जो दिल्ली में दंगे हुए थे, उस मामले में पिछले 5.5 साल से ये लोग जेल में बंद हैं। ज़मानत की अर्जी अलग अलग कोर्ट में इनकी खारिज हो रही है, अब तक इनको ज़मानत नहीं मिली है। अब सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए अर्जी लगाई गई है और सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई लगातार टलती जा रही है। यूएपीए के तहत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उमर खालिद के वकील का कहना है कि उमर खालिद तो जिस दिन दिल्ली दंगे हुए हैं, जबकि ये घटना है, वो थे ही नहीं, और उनको उस आधार पर इसमें अभियुक्त बनाया गया है कि उन्होंने 2 महीने पहले कोई भाषण दिया था, उसको जोड़ा गया है कि इस भाषण ने दिल्ली दंगों को भड़काने की कोशिश की है। इस तरह के आरोप है। अब ले दीजिए। बिल्कुल समीर जी, इस तरह के आरोप। इस बीच कोई बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से है समीर जी, और वो खबर ये है कि जस्टिस गवई जो सीनियर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने आज केंद्र सरकार पर बहुत सख्त टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि क्या सरकार मेरे रिटायर होने का इंतजार कर रही है, और केंद्र सरकार पर भड़क गए। मामला असल में ये था कि ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की मंशा पर उन्होंने सवाल उठाया। सीजेआई गवई ने जो सरकार ने मांग की थी कि इसको स्थगित कर दिया जाए, ये उन्होंने कहा। तो इससे पहले भी सीजीआई भड़क गए थे। उन्होंने कहा सीजीआई ने कि लगता है कि मौजूदा सरकार जो है मौजूदा बेंच से बचने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनके रिटायर होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं, ये उन्होंने कहा। और ये बहुत सख्त टिप्पणी जो है कहा, और उन्होंने कहा कि हम 2 बार पहले ही आपकी बात मान चुके हैं, कितनी बार और, अगर आप ये 24 नवंबर के बाद चाहते हैं तो हमें बता दें। यह अदालत के साथ अन्याय है। समीर जी, 78 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सीजीआई जो है वो डाइस पर बैठकर कह रहे हैं कि यह अदालत के साथ अन्याय है। दुनिया जाती है, देश जाता है सुप्रीम कोर्ट न्याय पाने के लिए, और यहाँ सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि यह अदालत के साथ न्याय है। मोदी जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि सुप्रीम कोर्ट को कहने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है कि ये
अदालत के साथ अन्याय है। फिर उन्होंने कहा कि हर बार आप मध्यस्थता के लिए सुविधा मांगते हैं, आपके पास वकीलों की टोली है, आप बड़ी बेंच की मांग को लेकर आधी रात में आवेदन दाखिल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश खुद के न्याय की मांग कर रहे हैं। अमलेंदु जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि 78 साल में सुप्रीम कोर्ट के साथ यह ऐसा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहना पड़ रहा है कि अदालत के साथ अन्याय है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर आरोप लग रहे हैं कि वो गृह युद्ध करवा रहे हैं देश में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक सदाशयता कही जाएगी या फिर इसको उनकी टॉलरेंस का एक नमूना कहा जाएगा, उसका एक उदाहरण कहा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट इन सब चीजों को बर्दाश्त करता जा रहा है। लेकिन ऐसा है कि सवाल यह है कि क्यों कर रहा है। अगर ऐसा होता रहा तो कोई भी कुछ भी सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगाता जाएगा, चीफ जस्टिस पर लगाता जाएगा, और फिर सुप्रीम कोर्ट की गरिमा क्या रह जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से ही लोगों को आखिरी न्याय की उम्मीद होती है। कहीं न्याय नहीं मिलेगा तो कोर्ट में, और कोर्ट में भी जो एक लंबी प्रक्रिया है उसमें आखिरकार उसको लगता है हर व्यक्ति को कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय जरूर होगा। जब सुप्रीम कोर्ट ही न्याय मांगने लगेगा तब फिर न्याय कहाँ मिलेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, सुप्रीम कोर्ट अगर न्याय मांगने लगे तो न्याय कहाँ से मिलेगा, ये साफ तौर पर देखा जा रहा है और समझा जा सकता है कि किस तरीके से एसआईआर पर भी सुनवाई जो टलती जा रही है, तो ये भी क्या सुप्रीम कोर्ट ही न्याय मांग रहा है कि भाई चुनाव आयोग से सरकार से बचाओ। बिल्कुल, हमें पता नहीं क्या है, क्योंकि चुनाव आयोग तो लगातार अवहेलना करता लगातार और ये बताते हुए अवहेलना कर रहा है कि हम अवहेलना कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सीनियर एडवोकेट लूथरा जो है, जो शादाब अहमद की तरफ से पेश हुए, उन्होंने बताया कि कांस्टेबल सुनील से 7 जुलाई और सितंबर को पूछताछ हुई। उसने गवाही दी कि शादाब सुरक्षा कर्मियों के साथ हिंसा के आयोजन में शामिल था और रतनलाल की मौत, संरक्षित गवाहों ने गवाही दी कि उसने विरोध प्रदर्शन आयोजित किए थे, लेकिन यह कोई अपराध नहीं है, विरोध प्रदर्शन करना कोई अपराध नहीं है। सिल्वर निवासी ने गवाही दी कि शादाब को अक्सर विरोध प्रदर्शनों में देखा जाता था। ताहिर विरोध प्रदर्शनों के लिए पैसा देता था, लेकिन मैं तो ताहिर नहीं हूं, मैं तो शादाब हूं, ये उनकी तरफ से कहा गया। और फिर वो एक बयान का हवाला देते हैं कि 24 फरवरी को चांदबाग में भारत बंद के लिए महिलाओं के समर्थन में मुख्य सड़क को जाम करना, इन सब के बारे में मैंने हाई कोर्ट में अपनी दलीलें दे दी हैं। शादाब की तरफ से सिद्धार्थ लूथरा सीनियर एडवोकेट जो हैं, उन्होंने अपनी बात रख दी पूरी, और इसके बाद अब ये तय हुआ कि ये मामला सोमवार को दोपहर 2 बजे सुना जाएगा। ये तय हुआ समीर जी। तो सुबह मतलब दोपहर 2 बजे तक के लिए उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शादाब अहमद, इन सब के मामले अब सोमवार तक के लिए टल गए हैं। सोमवार को अब दिल्ली पुलिस अपनी इस पर जवाब देगी, उसकी तरफ से बहस होगी। जी बिल्कुल, तो दिल्ली पुलिस अब जवाब देगी सोमवार को, और सोमवार को वो क्या कहती है, या फिर कोई बहाना बना देती है, या इसको मामले को टालने की कोशिश करती है। लेकिन आखिर ये भी है कि कब तक टलेगा। पर इस मामले के टलने का जो नुकसान है वो ये है कि जिन लोगों के खिलाफ अभी तक कोई आरोप पत्र तक नहीं तैयार हो पाया है, वो लोग 5.5 साल से जेल की सजा काट रहे हैं। और कई मामले तो ऐसे हैं अमलेंदु जी कि जिनमें, यानी जो मामला, जो आरोप अभी तक लगा रही है दिल्ली पुलिस, उसमें 7-8 साल की ही सजा है। हाँ, जितनी उनको सजा होने पे मिलेगी उससे ज्यादा काट चुके हैं, और लगभग सभी मामलों में 50% से ज्यादा सजा काट चुके हैं। और कल को अगर रिहा हो जाते हैं तब फिर सजा जो काट चुके हैं उसका क्या होगा ये। और देखिए समीर जी, फिर इसको टालने के लिए एसजी राजू साहब आ गए और कहने लगे कि साहब इसको जो है ट्यूसडे को रख दी, सोमवार को नहीं, मंगलवार को, एक दिन और टालना चाहते हैं। अभी एक दिन करके किस तरीके से टालना चाहते हैं ये देखा जाएगा। अब देखना ये है कि अदालत इस पर तैयार होती है कि नहीं होती है ट्यूसडे के लिए। समीर जी जी बिल्कुल। और इसमें 11 नवंबर को ही जो है वो बिहार में चुनाव में दूसरे चरण की वोटिंग है, और अब ये ट्यूसडे के लिए कह रहे हैं। अब देखिए हो गया ट्यूसडे के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ओके, लिस्ट ऑन ट्यूसडे, ओके कर दिया है उसको, और मंगलवार को होगा। हाँ, अब सुनवाई इस पर, जमानत अर्जी पर सुनवाई अब होगी मंगलवार को, यानी एक दिन और टलवाने में एएसजी राजू सफल रहे। अब देखना है कि मंगलवार को भी वो तैयारी कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, वहां पर उपस्थित हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं, या फिर अगले किसी और डेट को ले लेते हैं, ये क्या कुछ होगा। लेकिन ये एक बहुत गंभीर मामला है। गंभीर इसलिए है क्योंकि उन लोगों को जेल में इतने दिनों तक रखा गया है जिनके खिलाफ अभी तक आरोप, यानी उन्होंने गलती क्या की है, ये तक जांच एजेंसी नहीं बता पाई है। ये बहुत बड़ी चुनौती सुप्रीम कोर्ट के सामने भी है कि कैसे वो उन लोगों को 5.5 साल से जेल में रखे हुए हैं और उनको न्याय नहीं दिला पा रही है जिनके खिलाफ कोई अपराध साबित नहीं हुआ है, आरोप पत्र तक तय नहीं हुआ है कि उन्होंने गलती की क्या है।
और जो धाराएं, उनके वकीलों की दलील है कि जो धाराएं इन पर लगाई गई हैं कहीं से भी वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, कहीं भी वो ठहरती नहीं है, क्योंकि वो इस तरह की गलती है ही नहीं। और जो उनके ऊपर आरोप हैं, अगर उनमें सज़ा भी हो जाती है तो उससे ज़्यादा, लगभग उसके आधे से ज़्यादा सज़ा वो लोग काट चुके हैं। बहुत सारे मामले हैं, इसलिए बड़ा गंभीर मामला है। अब मंगलवार को ओके कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो इसका मतलब अब इन लोगों की उमर खालिद, शर्जील इमाम इत्यादि की जमानत अर्जी पर अब मंगलवार को सुनवाई होगी 2 बजे। और मंगलवार को जब सुनवाई होगी तो फिर हम आपको कोर्ट रूम से इसी तरीके से जो कुछ भी वहां हो रहा है उसकी लाइव रिपोर्टिंग करेंगे, अपडेट आपको देंगे और बताएंगे, और ये भी देखेंगे कि मंगलवार को इन लोगों की जमानत पर कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से आता है या नहीं आता है। फिलहाल अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।